नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अटकलों की। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि पार्टी बहुत जल्द नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। साथ ही बात होगी देवभूमि उत्तराखंड में हो रही आफत की बारिश की, और बारिश के इस शुरुआती मौसम में डायरिया के पांव पसारने को लेकर हम मध्य प्रदेश से डायरिया के प्रकोप की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात बीजेपी अध्यक्ष की। इस पद को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और ये तय माना जा रहा है कि पार्टी बहुत जल्द नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। इसके बाद बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी और कुछ प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। इसके बाद दिसंबर माह के अंत तक पार्टी को पूर्ण अकाली का अध्यक्ष मिल सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये चेहरे धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र फडणवीस, सुनील बंसल। देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। भाजपा के पास कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें इस पद की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े और केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। वहीं अब इस दौड़ में देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल हो गया है और कहा जा रहा है कि वे पार्टी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र में ये चर्चा सबसे अधिक हो रही है। उन सभी समीकरणों पर भी विचार किया जा रहा है जिसके आधार पर नए अध्यक्ष को लाने पर विचार किया जा सकता है। इसमें ओबीसी कार्ड, आगामी चुनाव और भाजपा आरएसएस के केंद्रीय नेताओं से नजदीकी के आधार पर भी अगले अध्यक्ष के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी संगठन से लेकर महाराष्ट्र सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व संभाल चुके देवेंद्र फडणवीस के पार्टी और संघ के शीर्ष नेताओं से संबंध भी अच्छे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में भी उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। बिहार के प्रभारी रहते हुए कई राज्यों में उनका सांगठनिक नेतृत्व कौशल भी दिख चुका है। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है। बता दें कि भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मण समुदाय से हैं। लिहाजा पार्टी लगातार दूसरे अध्यक्ष भी ब्राह्मण समुदाय से देने से परहेज कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव है। अमित शाह के चहेते बंसल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे 3 राज्यों के इंचार्ज भी हैं। उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी ने उड़ीसा में शानदार प्रदर्शन किया और नवीन पटनायक सरकार को चारों खाने चित कर दिया। दलित कार्ड का खेला जा सकता है दांव। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह जातिगत जनगणना, ओबीसी और दलित कार्ड का दांव खेला है, उसे देखते हुए इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा अगला अध्यक्ष ओबीसी या दलित समुदाय से दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव पार्टी के खांचे में फिट बैठ सकते हैं। पार्टी के केंद्रीय संगठन में कार्य करने का लंबा अनुभव, केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव और केंद्रीय नेताओं से उनकी नजदीकी भी उन्हें इस पद के योग्य बनाती है। इन्हीं समीकरणों में केशव प्रसाद मौर्य भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले मौर्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर भी बने हुए हैं। संगठन में रहने और हिंदुत्व के चेहरे के रूप में भी देखा जाता है। संघ को भी उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। पार्टी उन्हें केंद्र में भेजकर उत्तर प्रदेश में चल रहे राजनीतिक तनाव का भी पटाक्षेप करने की रणनीति अपना सकती है। अटकलों और कयास का दौर जारी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भाजपा के पास ओबीसी समुदाय का सर्वोच्च चेहरा पहले से मौजूद है। ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि पार्टी एक साथ दोनों सर्वोच्च पद पर एक ही समुदाय के व्यक्ति को बिठाने से परहेज कर सकती है। ऐसे में इस पद पर किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को जगह मिल सकती है। वहीं राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी द्रौपदी मुर्मू,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ओबीसी समुदाय को सरकार में बड़ा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। ऐसे में अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं। पार्टी के अध्यक्ष पद पर किसी दलित चेहरे को उतारने पर भी विचार किया जा सकता है। ये चेहरा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने मजबूती से पार्टी का पक्ष रख सकता है। विपक्ष ने जिस तरह लोकसभा चुनावों में संविधान और जातिगत जनगणना का विमर्श पैदा किया है और आगे भी वह इसी मुद्दे पर हमलावर होने का रुख दिखा रहा है। जल्द मिलेगा पूर्णकालिक अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए अटकलों के बीच ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत जल्द नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। इसके बाद पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी और कुछ प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। इसके बाद दिसंबर माह के अंत तक पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात देवभूमि में आफत की बारिश की। देवभूमि उत्तराखंड में हो रही आफत की बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। आपदा में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ और टिहरी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। इसी बीच भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। हजारों लोग रुद्रप्रयाग के अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद तेज है। देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह बादल फटने से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस आपदा में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केदारनाथ और टिहरी में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। इस बीच भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार प्रभावित हो रहा है। हजारों लोग रुद्रप्रयाग के अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 6000 से अधिक यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि अभी भी कई हजार लोग अलग अलग स्थानों में फंसे हुए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मैं पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी हर्षवर्धन से मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी यात्री हमारे यहाँ बारिश के कारण प्रभावित है वो सभी सुरक्षित जगह में हैं और जगह जगह पर हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। आप देख रहे हैं लिंचोली में, भीमबली में, गौरीकुंड में, जंगल चट्टी में और सोनप्रयाग क्षेत्र में भी हमारा कंटिन्यूसली हमारा रेस्क्यू प्रोग्राम चल रहा है। जगह जगह से हमने कल भी 3-4 हज़ार के करीब यात्रियों को हमने निकाला था। आज भी हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम और जगह जगह पर अभी भी कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पर हमारे सभी यात्री जो है सुरक्षित स्थानों में हैं, उनको फूड पैकेट्स आदि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर आपके कोई परिचित जो आपसे जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनका जो आप नंबर, नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को नोट करवाइए। हमारा जो आकस्मिक हमने जो इमरजेंसी नंबर दिया है उसमें अपना डिटेल्स शेयर करें। और आपके सभी जितने भी यात्री हैं हम सभी सुरक्षित हैं, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है और किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया में प्रसारित ना करें। नेपाल के चितवन जिला से हम कल शाम को यहाँ आए। आने के बाद में गौरीकुंड से थोड़ा सा आगे गए तो बारिश होने लगा, फिर हम रुक गए। फिर बहुत भीषण बाढ़ आया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से भागे, रात को ही भागे, ऊपर किसी तरह शरण लिया और रात भर पड़े रहे। सुबह एनडीआरएफ की टीमें आई और उन्होंने बहुत लगन से बहुत अच्छा काम किया, बहुत आदमी का अच्छा से रेस्क्यू किया। तहे दिल से उन लोगों को हम लोग धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ से लौट आए। प्रशासन लगी हुई है, जितना बन पड़ रहा है उतना कर रही है प्रशासन। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग रास्ता अपना बंद करके फिर हम लोग बद्रीनाथ की तरफ निकल रहे हैं। के दर्शन होकर आए थे, हमारे दर्शन हो गए थे। उसके बाद बस हम गौरीकुंड पहुँच के हमने दृश्य जो देखा है ना आंखों के आगे, वो 2013 वाला याद आ गया और बड़ी मुश्किल से निकले हम। प्रशासन ने बहुत हेल्प करी है, मदद करी है, रेस्क्यू किया है और काफ़ी कम से कम 3 किलोमीटर का रेस्क्यू हुआ है और बहुत बढ़िया प्रशासन का अच्छा काम है यहाँ। आपको
बता दें कि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा पर केंद्र भी नजर बनाए हुए है। पीएमओ कार्यालय से लगातार पल पल की अपडेट ली जा रही है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए एयरफोर्स का चिनूक और MI-17 भी लगाया गया है। इन सब के बीच विपक्ष ने सरकार पर समय रहते कोई तैयारी न करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पहाड़ में कैंप कार्यालय लगाकर पहाड़ से कार्य करने की सलाह दी है। कांग्रेस का आरोप है कि न मंत्री और न ही अधिकारी इस दैवीय आपदा के बावजूद कार्य करने को राजी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पहाड़ में रहने से अधिकारी और नेता भी पहाड़ चढ़ेंगे और पहाड़ की परेशानियों को समझकर कार्य करेंगे। वहीं भाजपा का दावा है कि सभी कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा उत्तराखंड दैवीय आपदा से दहल रहा है। जगह जगह दैवीय, पूर्व से लेकर पश्चिम तक दैवीय आपदा आई है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपदा है। आप हरिद्वार जनपद की देख लीजिए क्या हालत है, उधम सिंह नगर की देख लो क्या हालत है, धारचूला में आपदा है, आप देखिए मोरी में भी आपदा आई है। आप टिहरी जनपद के हाल देख रहे हो, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली के हालात बहुत ख़राब हैं और सरकार कतई दैवीय आपदा के प्रति संवेदनशील नहीं है। अकेले मुख्यमंत्री जी उलझ रहे हैं, मुख्यमंत्री के कोई मंत्री साथ में नहीं है, प्रभारी मंत्रियों को कोई मतलब नहीं है, प्रभारी सचिवों के लिए आदेश निकालना पड़ रहा है कि उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अच्छी बात होती मुख्यमंत्री जी इस दैवीय आपदा के समय में अगर गैरसैंण में अपना कार्यालय बनाते, पर्वतीय क्षेत्र में अपना कार्यालय बनाते, कैंप कार्यालय खोलते, वहीं बैठते, वहीं से सारी व्यवस्थाएं करते, तो मैं समझता हूँ वहाँ से काम त्वरित गति से होता। रूप से मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2013 की आपदा आई थी तब कांग्रेस उत्तराखंड राज्य के अंदर थी और देश के अंदर सबसे बड़ी त्रासदी थी केदारनाथ की त्रासदी। लगभग 72 घंटे तक सरकार को पता नहीं था कि क्या स्थिति है आपदा की। और आज आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रात के 2 बजे जखनाली टिहरी में आपदा आती है और मुख्यमंत्री 9 और 10 बजे वहाँ पर स्पॉट पर पहुँच जाते हैं। इससे बड़ी संवेदनशीलता कुछ नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार आपदा के बारे में संवेदनशील है, मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि वो नौटंकी न करे, उनका ध्यान केवल राजनीतिक यात्राओं पर है। इस समय जब प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में आई इस दैवीय आपदा ने एक बार फिर 2013 की केदारनाथ त्रासदी की याद दिला दी है। इस बीच राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एक और जहां पहले से कोई तैयारी न करने का आरोप लगाया है, तो वहीं मुख्यमंत्री से पहाड़ से सरकार चलाने की भी मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री विपक्ष की सलाह को मानेंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात बारिश के इस शुरुआती मौसम को लेकर, जिसकी वजह से डायरिया अब पैर पसारने लगा है। मध्य प्रदेश से डायरिया के प्रकोप की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 17 लोगों की डायरिया के चलते मौत हो गई है। डायरिया प्रभावित ये जबलपुर डिवीजन के जिले हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जबलपुर डिवीजन के 3 जिलों में डायरिया से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को स्वास्थ्य अधिकारी ने ये जानकारी दी। रीजनल हेल्थ डायरेक्टर संजय डी मिश्रा ने पीटीआई वीडियो को बताया कि डायरिया से कुल 800 लोग बीमार हुए हैं। इन 17 मौत में से जबलपुर और मंडला जिलों में 6 मौत हुई हैं, जबकि 5 मौत डिंडोरी जिले में हुई हैं। यहाँ लगभग 239 मरीज अभी तक आ चुके हैं डायरिया के, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी लगभग सभी स्टेबल हैं मरीज। अभी वर्तमान में डे बाय डे कम होते जा रहे हैं मरीज। आज जैसे 21 मरीज आए हैं, सारे 21 के 21 स्टेबल हैं, जिनको हमने भर्ती करके उपचार दिया और इसके बाद डिस्चार्ज किया। मरीजों के मुताबिक उन्हें लगता है कि मानसून के मौसम में गंदा पानी पीना उनकी बीमारी की वजह हो सकता है। खाने पीने तो सर खाते थे वही सर, पर वो हैंडपंप में पानी पीते थे और जो नल से नल जल है ग्राम सुरक्षा कन्हारी में उनसे पीते थे। तो सर अचानक रात में
ये तबीयत खराब हो गई सर, दस्त हुई, सभी उल्टियाँ हुई सर, बुखार आ गया सर। क्या कारण रहा जिसके कारण बीमार हो गई बच्ची? पता नहीं सर, अब समझ नहीं आ रही। ये तो हैंडपम्प में पानी पी रहे हैं, वहाँ मैं अभी बोर का पानी सर मैं गंदा आ रहा पूरा, तो वहाँ पे गंदा आ रहा, तो वहाँ मतलब नहीं पी पाते, तो अपन क्या कहते हैं हैंडपम्प पानी पी रहे हैं सर अभी तो वर्तमान में। स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं और हेल्थ वर्करों की टीम घर घर जाकर मरीजों को सलाह दे रही है। में हमने वाटर टेस्टिंग भी करा ली है, उनके स्टूल टेस्ट भी कराया है, जिनको डायरिया है उसकी रिपोर्ट्स भी प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर पानी में कुछ खराबी आई है और उसमें लोगों को हम लोगों ने सलाह दी है कि उसे पानी को उबालकर पिएं। इसके अलावा भोजन को ढककर रखें, साफ़ सफाई बनाए रखें और जिन वार्डों में ये समस्या आई है वहाँ पर वाटर सप्लाई हम लोगों ने जो बोरिंग की थी वो बंद कराई है और अभी टैंकर से वाटर सप्लाई की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पीने का साफ पानी, पर्याप्त सफाई और स्वच्छता से डायरिया के खतरे से काफी हद तक निपटा जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।